हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 20th ऑफ फैब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। हमेशा की तरह 19 फैब तक सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है? तो जाकर उसे जरूर देखना है, पुराने करंट अफेयर्स को भी जरूर देखना है। और हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए सारी क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? एक एक करके आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे। देखो, गणेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है? मौसम भवन ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड में ई विधानसभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है वहां के सीएम पुष्कर धामी द्वारा, इनके बारे में देखेंगे। और इंडिया नेगोशिएट कर रहा है एफटीए जीसीसी के साथ। जीसीसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और भी आपके पास 10 से ज्यादा टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जो मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर दिए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कल के करंट अफेयर्स में से। जिसने भी क्लास अच्छे से करी होगी उसे ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ तक्सकम वैली विद रिस्पेक्ट टू नुब्रा वैली? अभी क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में देखने को मिले हुए हैं। बीपीएससी में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और जो भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, जितने भी एग्जामिनेशन है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस। तो पूछा गया कि सक्सम वैली की लोकेशन क्या है नुब्रा वैली के रिस्पेक्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको बताया था कि नुब्रा वैली के नॉर्थ में है सक्सकम वैली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नॉर्थ में है क्या, सक्सकम वैली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और उससे पहले क्या मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर मिलेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नुब्रा वैली के ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है लद्दाख, बता चुका हूं। और वेस्ट में क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से समझते हुए चीजों को कवर करते हुए आपको चलना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सक्सम वैली के बारे में बता रखा है कि पाकिस्तान ने इसे एज ए गिफ्ट 1963 में एक तो ऑक्यूपाई कर रखी थी हमारी टेरिटरी पाकिस्तान ने पहले ही, और उसे गिफ्ट भी कर दिया किसको, चाइना को, ठीक है? मतलब हमारी प्रॉपर्टी एक तरीके से इसने चाइना को गिफ्ट कर दी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी चाइना का ऑक्यूपेशन है इस पे। सक्सम वैली के बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, व्हाट इज रेड होल माइनिंग? लगातार न्यूज में बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए यहां से। व्हाट इज रेड होल माइनिंग ओपन सीन इज इन न्यूज, ठीक है? लगातार न्यूज में चल रहा है। तो रेड होल माइनिंग क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको। अ ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड इन्वॉल्विंग नैरो टनल्स, ठीक है? मैंने बता रखा है कि खुदाई करी जाती है, उसमें मैनुअली कोई भी व्यक्ति जाता है और उसे खोद कर कोल को निकालने को, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे भी इसमें एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि एक तो उनको पैसे मिल जाते हैं, दूसरी बात वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। फ्लेक्सिबल रहते हैं तो आराम से किसी भी छोटी जगह पे वो घुस जाते हैं और चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। बट इसमें बहुत दर्दनाक मौत भी होती है बहुत लोगों की, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसको ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, कब? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पे बैन लगा दिया था 2014 के अंदर, ठीक है? जिसको अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, बट स्टिल अभी भी प्रेवलेंट है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना? दो टॉपिक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रेड होल माइनिंग। लगातार न्यूज में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलोगे, ठीक है? पिछले साल से ही न्यूज में है, सिलक्यारा टनल वाला केस आपने देखा ही था, तो फिर तब से ही न्यूज में चल रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ प्रेवलेंट है, ये है मेघालय में, है ना? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मेघालय में ये प्रेवलेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आसाम में भी ये हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से समझते हुए, कवर करते हुए चलना होगा। रेड होल माइनिंग के बारे में क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, रिसेंटली इन न्यूज कुक आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशन, ठीक है? तो कुक आइलैंड कौन से ओशन में लोकेटेड है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था कि साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कल मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि कुक आइलैंड अभी न्यूज में है, क्योंकि चाइना के साथ ये पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। और इसका न्यूजीलैंड के साथ फ्री एसोसिएशन पैक्ट है। क्या है? फ्री एसोसिएशन पैक्ट है। इसके तहत जो भी कुक आइलैंड्स के सिटीजन होंगे वो अपने आप ही न्यूजीलैंड के भी सिटीजन बन जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसलिए न्यूजीलैंड जो है काफी ज्यादा चिंता में भी है, और एक तरीके से उनकी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा आ सकता है अगर चाइना उनके इतने करीब आएगा तो, ठीक है? तो इस तरीके से समझ के आपको चलना होगा। इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। कैसे? यहाँ पे हो गया न्यूजीलैंड, इधर है कहीं पे ऑस्ट्रेलिया, है ना? अब देखो, इसके आपको इस तरफ मिलेगा क्या, कुक आइलैंड। कुक आइलैंड मतलब न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में एंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो
इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी लोकेशन है साउथ पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन, बहुत सारे ओशन, इंडियन ओशन लिखा होगा तो आपको ध्यान रखना है साउथ पैसिफिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं आपके यूपीएससी बीपीएससी एग्जामिनेशन में, तो आपको समझते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिसेंटली इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट ट्रायल शिपमेंट ऑफ पोमीग्रेनेट्स टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री को भेजा है रिसेंटली? ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभी रिसेंटली, सॉरी, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भेजा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाय प्लेन हम पहले भी इनको पोमीग्रेनेट भेजते थे बट बहुत कम मात्रा में भेजते थे, अब हम इनको बाय शिप भेजने लगे हैं क्योंकि हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि पहला ट्रायल शिपमेंट अभी भेजा गया है किसको? ऑस्ट्रेलिया को, शिप के माध्यम से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हो रही है? तो आपको ध्यान रखना है ये हो रही है इंडिया एंड जापान के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, धर्मा गार्डियन, आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड जापान इज द करेक्ट आंसर। इस बार कहां हो रही है? इस बार भी जापान में हो रही है, जापान में माउंट फूजी में हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बारे में ऑलरेडी मैं कई बार आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं कि इसके 3 एक्सरसाइजेस के नाम आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लो। एक एक्सरसाइज है शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक एक्सरसाइज है वरुणा, और क्या है? और एक है गरुड़। गरुड़, अभी तीनों एक्सरसाइज आप ध्यान रखेंगे। शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड फ्रांस आर्मी, वरुणा एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी, और गरुड़ एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस एयरफोर्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए आपको चलना होगा। धर्मा गार्डियन आपको पता होना चाहिए किसके बीच में है? इंडिया एंड जापान के बीच में। और अगर मैं पूछ लूं, जो कि अभी एक एक्सरसाइज चल रही है साइक्लोन 3, साइक्लोन का 3rd एडिशन चल रहा है, साइक्लोन एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के बीच में होता है? तो इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, है ना। अभी कहां चल रहा है? महाजन फील्ड रेंज में चल रहा है, बीकानेर राजस्थान में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड एडिशन कहां पे हुआ था? सेकंड एडिशन हुआ था इसका इजिप्ट में। इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए चलना होगा। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि हमारे रिपब्लिक डे के गेस्ट भी रह चुके हैं। कब रहे हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। 2023 में रहे हैं, 2023 में रहे हैं। 2024 में कौन था? 2024 में इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। 2025 में कौन है? 2025 में प्रबोवा सुबियांतो, है ना। प्रबोवा सुबियांतो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। और इंडोनेशिया के ही पहले जो प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे पहले रिपब्लिक डे के गेस्ट थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे के गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था सुकार्नो, ठीक है। तो अभी कौन है? अभी है प्रबोवा सुबियांतो, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, और वो हमारे एज ए चीफ गेस्ट भी आए हुए थे अभी रिपब्लिक डे में, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के करंट अफेयर को, ठीक है। 20 तारीख के करंट अफेयर्स को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो पहला टॉपिक क्या निकल के आ रहा है? पहला टॉपिक आ रहा है गणेश कुमार से रिलेटेड, है ना। गणेश कुमार, कई बार आपने मेरे मुंह से नाम सुना होगा, गणेश कुमार मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लो। देखो फिर से न्यूज में आ गया है, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको बना दिया गया है, ठीक है। तो इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर थे, ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले हमारे पास 2 इलेक्शन कमिश्नर और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना। श्री राजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी कौन थे? ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और फिर इलेक्शन कमिश्नर्स में 2 थे, गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव कुमार जी पहले से ही थे, और उसके बाद सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार का अपॉइंटमेंट किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुण गोयल भी एक इलेक्शन कमिश्नर थे, जो कि एकदम से इस्तीफा देकर चले गए, और उन्हें फिर एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया बना दिया गया। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर से अभी एलिवेट हो चुके हैं, क्योंकि राजीव कुमार, अब उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका 18 फरवरी को, ठीक है। तो 19 फरवरी को इन्होंने शपथ ले ली है, किस चीज की? एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी बात मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, जिसमें लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वही सारे इलेक्शंस को देखेगा इंडिया में। जो भी आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, सॉरी, पार्लियामेंट के जो भी इलेक्शंस होंगे उनको कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। पार्लियामेंट में आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आ जाते हैं। और किसके इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट की इलेक्शंस भी कौन देखेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन कौन देखेगा, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन कौन देखेगा? ये लिखेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोनों ही क्या है? दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए चलना होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग बारीकी में जाएंगे, इतना तो हम लोगों ने कर लिया था। एक और चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि अरुण गोयल नाम के एक इलेक्शन कमिश्नर थे जिनको एकदम से अपॉइंट किया गया था, जिसकी वजह से काफी बवाल भी मचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर वो एकदम से इस्तीफा देकर भी चले गए और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक आईएएस अफसर थे जिनको अभी रिसेंटली क्रोएशिया का एम्बेसडर भी बना दिया गया था। ठीक है, तो इन पे काफी विवाद हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी टाइम से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमेशा से जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसी का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने में। इससे जो बायसनेस हो सकती है, हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया हो गया हो वो बहुत ज्यादा बायस हो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है जो गवर्नमेंट है वो किसी अपने ही व्यक्ति को, अपने ही बंदे को अपॉइंट कर दे एज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और अगर वो वहां पे अपॉइंट हो गया तो एक तरीके से जो हमारा विश्वास है वहां से टूट सकता है, अगर उसने धांधली को अलाउ करा, मतलब गवर्नमेंट के पक्ष में बाइस्ड होकर अगर डिसीजन लेने लग गया, तो जो हमारी एक तरीके से जो विश्वास है इलेक्शन कमीशन के प्रति वो टूटने लग सकता है। ठीक है, उससे जो हमारी डेमोक्रेसी है खतरे में आ सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, अब इस चीज के लिए केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अब जुडिशरी भी एक तरीके से पार्ट होगी इलेक्शन कमीशन को बनाने वाली सेलेक्ट कमेटी की। ठीक है, तो सारा बवाल कहां पे था, मैंने आपको बताया था सेलेक्ट कमेटी में सारा बवाल था। सेलेक्ट कमेटी में बोला कि अब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, और पार्लियामेंट वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी होंगे, और वो लोग मिलकर चूज करेंगे किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रहने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स को। ठीक है, तो एक पूरी कमेटी बनने वाली थी, बट इसके ऊपर कानून लाके इनको हटा दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना, इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, मतलब जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, ये इस एक्ट में कहा गया। इसमें सिर्फ किसका रोल होगा, इसमें होगा पार्लियामेंट का रोल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्शंस में क्या बोलते हैं, जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। जैसे जुडिशरी अलाउ नहीं करती, क्या बोलते हैं, जब अपॉइंटमेंट होता है किसी का भी, तो जुडिशरी अलाउ नहीं करती कि उन्हें कोई दूसरा अपॉइंट करे, मतलब एक कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करेगा, वही उसी की अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो वैसे पार्लियामेंट ने कहा कि भाई जब हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे तो हम लोग जो बोलेंगे, हम लोग का डिसीजन होगा, उसमें जुडिशरी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक सेलेक्ट कमेटी को बनाई गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी सेलेक्ट कमेटी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट कमेटी में 3 लोग होते हैं टोटल, है ना। एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड कौन होता है, एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम मोदी, आपको पता है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इस बार किसने रिप्रेजेंट किया था, इस बार हमारे थे अमित शाह जी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑब्वियसली राहुल गांधी जी। तो इन तीनों को मिलकर डिसीजन लेना था, और अब इनको बना दिया गया है, गणेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। बट राहुल गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं है, इस तरीके से बोले कि गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 रिप्रेजेंटेशन आ रहा है और मेरी तरफ से सिर्फ एक है, उसकी वजह से तो हमेशा गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में रहेगी, इसलिए इनको हटा के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये है किसका कंसर्न, ये है राहुल गांधी जी का कंसर्न, हमारी अपोजिशन का कंसर्न, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तरीके से बात सही भी है और सही नहीं भी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जुडिशरी हस्तक्षेप करने लग जाएगी तो वो भी दिक्कत है। दूसरी ये भी दिक्कत है कि यार सच में अपोजिशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कम है, तो हमें हर चीज को अच्छी तरीके से देखते हुए चलना होगा। ठीक है, इतना मैं ऑलरेडी आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। स्टार्टिंग से जानो कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। पहले एक सर्च कमेटी 5 नाम को सजेस्ट करती है, 5 नाम को सजेस्ट करती है। इस सर्च कमेटी को हेड कौन करता है, इस सर्च कमेटी को हेड करते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर। अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, राजस्थान के। ठीक है, तो ये सर्च कमेटी टोटल 5 लोगों को सजेस्ट करेगी। इन 5 लोगों में से सेलेक्ट कमेटी में नाम जाता है, और ये इन 5 लोगों में से एक तरीके से डिसीजन लिया जाता है कि किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। किसका डिसीजन होता है, सेलेक्ट कमेटी का डिसीजन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये रिकमेंड कर देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है इलेक्शन कमीशन को, ये इलेक्शन कमिश्नर को, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म आप समझ पा रहे होंगे, है ना, इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। अब देखो हमारा आर्टिकल 324 मैंने आपको बता दिया कि
आर्टिकल 324 सब क्लॉज 1 जिम्मेदारी देता है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आपको सारा फैसला लेना है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे, सारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे, वो सारा फैसला किसको लेना है? वो लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस किस का ये एक तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐड कर लेना, भूल गया था मैं। ठीक है, तो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि ये सारे इलेक्शंस कौन कराने वाला है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराने वाला है। अब आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में भी देख लो क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में दिया गया है कि एक इलेक्शन कमीशन में, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जितने प्रेसिडेंट, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करें। मतलब प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जरूरी है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितना इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहीं पे प्रेसिडेंट को हटा के पार्लियामेंट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में आगे जाके ये भी बात दी गई है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसी न किसी कानून के तहत होगा जिसे पार्लियामेंट पास करेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे चीफ इलेक्शंस के साइड में और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, बट किसी कानून के तहत उनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सेलेक्ट चूज करने वाली जो अथॉरिटी है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझ के चलना होगा आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 में। आगे जाके आर्टिकल 324 सब क्लॉज 4 में ये भी बात कही गई है, रीजनल कमिश्नर्स की भी बात करी गई है। इसमें कहा गया कि अगर आपको रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करने की जरूरत पड़े तो रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट किया जाएगा, और वो कितने टाइम तक अपने पद पे रहेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा। और वो जो रीजनल कमिश्नर होगा, अगर समझ लीजिए किसी स्टेट का आपको इलेक्शन कराना है, या किसी 2-3 स्टेट 5-6 स्टेट के कराने हैं, या किसी भी चीज का अगर इलेक्शन कराना है और आपको और भी ऑफिसर्स की जरूरत है, तो उनको भी अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा, है ना। मैंने आपको एक और चीज बताया था जो मैं अभी फिर आपको बताने वाला हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। उसको कैसे हटाया जा सकता है? उसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है वैसे ही हटाया जा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड कर देंगे तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जाता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक तरीके से पावर यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ा कवर करते हुए चलोगे। समझ में आया कि नहीं आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, है ना। और कुछ बच गया क्या? बच गया यही कि 6 या 65 ईयर्स तक ये एक तरीके से क्या बोलते हैं अपने पद पे रह सकते हैं। जो भी पहले हो जाए, 65 साल पूरे हो जाए या 6 साल पूरे हो जाए, जो भी पहले हो जाए उस उतने टाइम तक ये अपने पद पे रह सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना होगा। अब देखो 6 ईयर या 65 ईयर तक ये अपने पद पे रहेंगे, इसके बारे में कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन क्या आता है यूपीएससी में? यूपीएससी हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया है। इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है कि कितने टाइम तक कितना टेन्योर होने वाला है एक इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसके बारे में कोई भी कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इलेक्शन कमिश्नर्स की, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए एक कानून पास किया गया 2023 में, है ना। मैंने आपको बता दिया कि पूरा सिचुएशन क्या बना था। जब जुडिशरी का लगा कि जुडिशरी का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमारी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये कानून पास किया जाए। हालांकि जुडिशरी ने जो डिसीजन दिया था उसमें ये कहा था उन्होंने कि ये डिसीजन तभी तक मान्य है जब तक पार्लियामेंट क्या बोलते हैं कोई ना कोई कानून नहीं बना देता, है ना। क्योंकि उससे पहले क्या होता था? उससे पहले यही होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। उससे पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर जिसे भी रिकमेंड करेगा उसे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते थे। जो सेलेक्ट कमेटी करने वाली बात आई ये तो बहुत बाद में आके हुई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनके लिए एक कानून पास किया गया, सीईसी एंड
चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड कुछ कानून पास किए गए, उसमें ये चीज लिखी गई है 2023 में, उसमें ये चीज लिखी गई है कि ये 6 या 65 साल तक काम कर सकते हैं, या तो 6 साल तक मैक्सिमम या 65 साल तक काम कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि कैसे 65 6 साल, मतलब एक बार कोई 6 साल इलेक्शन कमिश्नर रह जाएगा और 6 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है क्या? मतलब टोटल 12 साल हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि गणेश कुमार पहले से ही क्या थे, पहले से ही इलेक्शन कमिश्नर थे, अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो अभी वो बाकी के टर्म जो उनका बच गया उसके लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये मत सोच लेना कि अगले 6 साल के लिए वो रहने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका बता दिया, बहुत मुश्किल है, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना आसान है, ठीक है। और क्या दिया गया है इस एक्ट में, इस जो एक्ट 2023 में इसको पास किया गया, उसमें इनके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी बात करी गई है। क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर उसी को बनाया जाएगा जो कि कम से कम सेक्रेटरी की पोस्ट को हेल्ड कर रखा हो, सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसी को हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे, ठीक है। उससे नीचे किसी को भी हम लोग इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाएंगे। और उसका कुछ थोड़ा बहुत एक तरीके से मैनेजमेंट में भी, इलेक्शन के मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा उसका रोल होना चाहिए, उसी को हम लोग अपॉइंट करेंगे, ठीक है। क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? तो रीअपॉइंटमेंट के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो कुछ नहीं लिखा गया है, बट इस कानून में जरूर लिखा गया है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से समझते हुए सारी चीजों को आपने अभी तक कवर कर लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो गणेश कुमार के बारे में आपने देखा, गणेश कुमार के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 1988 बैच के केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और जो कि सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में, जो कि 31 जनवरी 2024 को, जो जहां से रिटायर हुए थे, ठीक है। उसके बाद तो इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था और अब ये क्या बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ये पार्लियामेंट अफेयर्स के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और मैंने आपको क्या बताया कि एक सेक्रेटरी है उसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, उससे कम के रैंक के अधिकारी को इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा। 1988 बैच के केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर। अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे जाते हैं। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में दोनों में दे दिया है, अगर आप इसे चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। मौसम भवन ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम टू मार्क 150th एनिवर्सरी ऑफ आईएमडी, ठीक है। अब ये मौसम भवन में ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये क्यों ऐसा करा जा रहा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं, इनॉग्रेट किया उन्होंने मौसम भवन ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली टू कॉमेमोरेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मेन चीज क्या है आप में कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईएमडी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके 50 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो मौसम भवन की बाउंड्री पे 38 यूनिक मुराल्स को बनाया गया है जो कि ब्यूटीफुली डिपिक्ट कर रही है आईएमडी की लेगेसी को, उसके वो कैसे कैसे करके इवॉल्व हुआ है, तो उसको एक तरीके से डिपिक्ट किया जा रहा है मौसम भवन के वॉल्स पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईएमडी है हमारा, उसके अभी 150 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बन जाते हैं। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब इसको जानते हैं। ये प्रिडिक्ट कर लेता है कि कब बारिश होने वाली है, कब ज्यादा क्या बोलते हैं गर्मी पड़ने वाली है, कब क्या बोलते हैं थंडरस्टॉर्म आने वाला है, कब साइक्लोन आने वाला है, और इससे हमारे हर साल कई सारे लोगों की जान बचाती है, ठीक है। इवन जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको भी हम लोग बताते रहते हैं कि भाई आपके यहाँ पर बहुत बड़ा एक साइक्लोन आने वाला है, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा साइक्लोन आने वाला है, इसलिए अपना बचाव करो। तो ये क्या होता है, एक तो हमारा पावर भी दिखाता है रीजनरी, है ना। दूसरी चीज़ ये भी दिखाता है कि हम लोग कितना ज़्यादा मतलब लाइक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में हम कई सारे लोगों की जान भी बचा पाते हैं, अपने अपने इंडियन सिटीजन की भी और दूसरे देश के लोगों की भी जान अच्छे से बचा पाते हैं। इसलिए आईएमडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, है ना। अब जो आईएमडी है इसका जो उसका जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 1875 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जब कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उससे भी 10 साल पहले 1875 में आईएमडी का गठन किया गया था। उस टाइम ऑब्वियसली उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो उसके पास थी नहीं, बट इसका गठन हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1875 में इसका गठन हुआ। अब इसके टोटल 150 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 150 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2025 में हम लोग इसका 150 साल मना रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आईएमडी के बारे में इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ये किसका पार्ट है? ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसको सेटअप किया गया था 1950 में। इससे पहले क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी वर्ल्ड लेवल पे जो कि मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक
चीज़ें हैं वो कर पाए, रिसर्च कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम से, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1873 में सेटअप किया गया था। 1873 में सेटअप किया गया था। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएमडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, बट इसके बहुत सारे अलग अलग बेंचेस भी हैं, टोटल 6 बेंचेस हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये किसके अंडर में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में 14 जनवरी 2025 को इसने अपना 150 साल पूरा किया है, इसलिए इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक तरीके से स्टैंप इसके लिए एक लॉन्च किया था, और मिशन मौसम को लॉन्च किया था। मिशन मौसम में क्या होगा? मिशन मौसम में हम लोग आईएमडी को और टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकली एडवांस करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा और पैसा लगाया है किसके अंदर? आईएमडी के अंदर, ताकि हम लोग और प्रिसाइजली एक तरीके से जो भी आगे आने वाला है, मौसम चेंज होने वाला है, उसके बारे में अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए। इस चीज के लिए हम लोगों ने मिशन मौसम लॉन्च किया है अभी इस साल 2025 में 150वीं वर्षगांठ पे किस चीज के? आईएमडी के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। आईएमडी लगातार इन्वॉल्व करता हुआ आ रहा है और हमारे डेवलपमेंट में इसने काफी बड़ा रोल निभाया है। जैसे कि साइक्लोन के बारे में अब हम लोग 70% से ज्यादा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, प्रिसीजन के साथ प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई साइक्लोन यहाँ पे हिट करने वाला है, ठीक है। पहले हम लोग बहुत कम कर पाते थे, 40-50% के आसपास कर पाते थे। कब? 2014 में, ठीक है। 2014 में थंडरस्टॉर्म की बात कर लूं तो हम लोग अब 80-90% चांस है कि हम लोग एकदम करेक्टली बता देते हैं कि भाई यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने वाला है, पहले ही सब लोग साइड हो जाओ। पहले हम लोग इसका जो प्रिसीजन था वो काफी कम था, 50% से भी कम था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं लगातार हम लोग काफी प्रिसाइजली कर पा रहे हैं। साइक्लोन हम लोग अच्छी तरीके से बता पाते हैं, थंडरस्टॉर्म बता पाते हैं, हीट वेव्स बता पाते हैं। हीट वेव्स में भी हमारा 90% से ज्यादा हो चुका है, जो कि हम काफी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई यहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने वाला है। पहले इसका भी जो प्रिसीजन था वो काफी बेकार था, 50% के आसपास था 2014 के अंदर। मतलब हम लोगों ने लगातार ही आईएमडी को इवॉल्व किया है और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुका है, बट स्टिल और एडवांस करने के लिए मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझते हुए चलना होगा। आईएमडी की सिग्निफिकेंस को आप समझ चुके होंगे। डब्ल्यूएमओ का पार्ट है। डब्ल्यूएमओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हटा के अब डब्ल्यूएमओ बना दिया गया, उसी को चेंज करके डब्ल्यूएमओ बना दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में इसे सेटअप किया गया था, और आईएमडी को 2 साल बाद 1875 में सेटअप किया गया था। इसको जब सेटअप किया गया तो एक इस टाइप का इसका लोगो भी पर क्या बोलते हैं, इसका लोगो भी इस पर लॉन्च किया गया इस टाइप का 150 साल का आईएमडी का। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आसपास वाली कंट्री जो है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमडी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग उनके बारे में काफी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करके सारी चीजें बता देते हैं। और मिशन मौसम आपको ध्यान रखना होगा, मिशन मौसम क्या है ना। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट है उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस ई विधानसभा एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये ई विधानसभा एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। मैंने एक बार आपको पहले कभी बताया होगा, या हो सकता है नहीं बताया होगा, कि आंध्र प्रदेश में ई कैबिनेट नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ई कैबिनेट नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होता है? कैबिनेट का जो भी काम है हम लोग आराम से ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ये सुविधा लाई गई थी। अब ठीक वैसी सुविधा आपको देखने को मिल रही है उत्तराखंड के अंदर, जहां पे ई विधानसभा नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे, उनके क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजों को पेपरलेस तरीके से किया जा सकता है। इसमें नोटिस, प्रपोजल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट जो भी चीजें हैं सब कुछ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। इससे क्या होगा? जो कि पूरा मीटिंग होगा, जो भी पूरा काम होता है वो पेपरलेस हो जाएगा, प्लस इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम अच्छी तरीके से हो पाएगा, है ना। इससे मतलब और भी बहुत सारे अलग तरीके के आपके ऑब्वियसली फायदा तो है, टाइम भी आपका बचेगा, बहुत सारी चीजें बचेगी, मैन पावर भी कम लगेगा। इस तरीके से चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसे लॉन्च किया, ई विधान सभा एप्लीकेशन, ठीक है। मेन चीज क्या ध्यान रखना है? मेन चीज ये ध्यान रखना है कि ई विधानसभा एप्लीकेशन कहां पे लॉन्च करी गई? उत्तराखंड में लॉन्च करी गई, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में ही ई विधानसभा कहां लॉन्च करी गई? ई विधानसभा उत्तराखंड में लॉन्च करी गई, और उत्तराखंड में ही यूसीसी को भी सबसे पहली बार लॉन्च किया गया, और गुजरात और असम भी यूसीसी पे बिल लाने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूसीसी पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी गई थी। इसमें लिव इन रिलेशन का भी डाला गया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो 1 महीने के भीतर उसे
क्या बोलते हैं, रजिस्टर करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रजिस्टर करना पड़ेगा स्टेट रजिस्ट्रार के पास, तभी वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। और अगर आप मैरिड शादी करना चाहते हैं तो शादी करने के 2 महीने के भीतर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिर्फ पर्सनल जो आपके कानून थे उनको हटा के एक तरीके से उनको एक कानून बना दिया गया है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, सबको एक ही टाइप का कानून फॉलो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मतलब है, ये क्रिमिनल कानूनों के लिए नहीं है, ये सिविल कानूनों के लिए है, पर्सनल जो लॉज हैं उनके लिए है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब उसको कॉडिफाई कर दिया पर्सनल लॉज को, ना कि क्रिमिनल लॉज को, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया नेगोशिएट कर रहा है एफटीए विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड कतर, ठीक है। तो कतर के अमीर इंडिया में आए हुए, आपको पता ही है ना, कतर के अमीर इंडिया में आए हुए हैं और उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया, जैसा हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को स्वागत दिए थे, उस टाइप का स्वागत दिया गया है, ठीक है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ गए ही नहीं वहां पे उनको रिसीव करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स था। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कतर के जब प्रेसिडेंट आएंगे, तो कतर के जब अमीर आएंगे तो उनको इस टाइप का स्वागत दिया जाएगा। उनको सिर्फ रिसीव ही नहीं किया, बाद में जब राष्ट्रपति भवन में वो आते हैं उस टाइम तोपों से सलामें जैसे हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को दी थी, ठीक उसी तरीके से कतर के अमीर को भी दी है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से बढ़िया जेस्चर था और कतर के जो अमीर है उनको बिल्कुल पसंद आया ही होगा, है ना। अब इंडिया नेगोशिएट कर रहा है जीसीसी और कतर के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, है ना। एक एफटीए ये कतर के साथ चाहता है और कतर जीसीसी का पार्ट है, और एक जीसीसी के पूरे ग्रुप के साथ भी चाहता है और कतर के साथ अलग से भी चाहता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कौन? इंडिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मालदीव्स के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ एफटीए करें। इंडिया भी इससे राजी है अभी तो। ये बोला किसने? मालदीव्स के एक मिनिस्टर ने बोला। हालांकि इंडिया की तरफ से कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आया था, मतलब कुछ हमें देखने को नहीं मिला कि इंडिया ने ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला, बट ये क्लेम किया गया था एक मालदीवियन मिनिस्टर द्वारा, है ना। हालांकि इंडिया ने एक बार कंसर्न पहले जता रखा है कि भाई अगर आप लोगों ने एफटीए कर लिया हमारे साथ तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तो आपके मार्केट में पहुंच जाएंगे बट आप काफी ज्यादा डेफिसिट में चल जाएंगे, इसलिए आपको खतरा है। क्योंकि हम लोग चाइना ऐसे है नहीं जो कि दूसरी कंट्री को गड्ढे में डाल दें और फिर खुश हों और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। हमने पहले ही चेतावनी दे दी थी किसको? मालदीव्स को इसके बारे में चेतावनी दे दी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी 40-50 से ज्यादा कंट्री के साथ हमारे एफटीए हैं और अब उसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को भी हम लोग शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ग्रुप को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कतर को भी अलग कंट्री, एक कतर को भी हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एफटीए करने की कोशिश कर रहे हैं, और जीसीसी से भी हम लोग एक तरीके से एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से पार्ट हैं, इनकी कंट्रीज का नाम ध्यान रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको मैप दिखाया। मैप से ध्यान रखोगे तो सारी चीजें आसानी से याद रहेगी, है ना। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ये है यमन, इसके बारे में बता चुका हूं, और यहाँ पे है इसका सोकोत्रो आइलैंड। यमन पार्ट नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। सुहेल एजाज खान यहाँ पे हमारे एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर टू यमन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जिन्हें 10 साल बाद अपॉइंट किया गया है ना। अब देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट कौन कौन सा है, ऊपर देख लो, ऊपर वाली कंट्रीज नहीं है। सऊदी अरेबिया से लेकर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यहाँ पे क्या था? इराक। मैंने बता रखा है कि इराक ने कुवैत पे हमला किया था, इराक इसका पार्ट नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट नहीं है, है ना। सऊदी अरेबिया से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी कंट्रीज है सबको आप ले लेंगे। सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, बीच में बहरीन, कतर, मैंने बताया। कतर के ही अमीर अभी इंडिया में आए हुए हैं, जिनके साथ हम लोग एफटीए करने वाले हैं, और इसके थ्रू हम लोग जीसीसी के साथ भी एफटीए करने वाले हैं। कतर के जस्ट नीचे यूएई, और यहाँ पे हो गया ओमान। तो समझ में आया टोटल 6 कंट्रीज कैसे होगी। सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर आपका हो गया कुवैत, है ना, फिर हो गया आपका बहरीन, फिर हो गया कतर, फिर हो गया यूएई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, और फिर हो गया ओमान। ओमान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, यूएई के साथ शानदार रिलेशन है, सऊदी अरेबिया के इसके साथ भी रिलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं, कुवैत के साथ रिलेशन भी हमारे अच्छे हैं, कतर के साथ अभी अमीर आए हैं तो ऑब्वियसली जो रिलेशन है काफी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। मतलब पूरे जीसीसी के साथ ही हमारे अच्छे रिश्ते जाते जा रहे हैं। हालांकि जीसीसी की तरफ से एज अ ग्रुप अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से कई बार अजीब टाइप के बयान देखे गए हैं इंडिया के खिलाफ, बट अगर इंडिविजुअली कंट्रीज के लिए देखा जाए तो ये अच्छे ही रिलेशन है हमारे और इन इंडिविजुअल कंट्रीज के, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जीसीसी के पार्ट हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब हम लोगों को इनके बारे में देख लेना है कि कौन सी कंट्री के साथ हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, बट उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जीसीसी है क्या। जीसीसी एक
क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है, जिसमें ये सारी कंट्रीज हैं, ये आपस में ट्रेड भी करती हैं और पॉलिटिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। इसे 1981 में सेटअप किया गया था। 1981 में इसे सेटअप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इनके साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, ये आपस में तो ट्रेड करते ही अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, इनका जो भी कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे रहे हैं। 2003 से हम लोग एक तरीके से पॉलिटिकली इनसे इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। 1981 में इनको सेटअप किया गया था। इसमें 6 कंट्रीज जो है इनके साथ इंडिविजुअली रिश्ते तो अच्छे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे ब्लॉक की बात करी जाए तो पूरे ब्लॉक से हम लोग जितना भी ट्रेड करते हैं उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग इनको एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड, एक्सपोर्ट करते हैं, सो टोटल जो ट्रेड होता है वो होता है 161 बिलियन डॉलर्स के आसपास का। उसमें से 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं और 105 से 110 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग हर एक कंट्री के साथ हमारा देखते हैं, ठीक है। बहुत ही कम ही ऐसी कंट्री है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, यूएसए हो गया, टर्की हो गया, इनके हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी कंट्रीज हैं। इसमें अब आपको नोटिस करने वाली चीजें क्या है? नोटिस करने वाली ये चीज है कि देख लो इंडिविजुअली भी हम लोग सारी कंट्री से ट्रेड डेफिसिट में ही है, बस एक कंट्री छोड़ के, वो कंट्री का नाम है बहरीन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फैक्ट आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूरे जीसीसी में सिर्फ बहरीन एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस को एंजॉय करते हैं, ट्रेड डेफिसिट को नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बहरीन के बारे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ना कि ट्रेड डेफिसिट। और जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है और जीसीसी एज अ ग्रुप भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेड किसके साथ करते हैं? यूएई के साथ करते हैं। यूएई के साथ हमारे रिश्ते मैंने बताया कि काफी ज्यादा अच्छे हैं और सबसे ज्यादा ट्रेड भी हमारा किनके साथ होता है? यूएई के साथ होता है। 83.6 यूएस बिलियन डॉलर्स का, जो कि बहुत जल्दी 100 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करेगा, हम लोगों ने टारगेट रख रखा है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारा 42 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे हमारा जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली जो भी कंट्रीज हैं, इनसे हमारा काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का जो हमारी जरूरत है ये सारी पूरी होती है। और मैंने आपको कतर के बारे में स्पेशली ये भी बता रखा है कि इससे हमारा नेचुरल गैस की भी आपूर्ति होती रहती है ना। पहले 48% के आसपास होती थी, अभी भी होती है 41% के आसपास। नेचुरल गैस की आपूर्ति कौन करता है? कतर ही करता है। और इसके साथ हम लोगों ने अगले 20 साल तक का एक ट्रेड अग्रीमेंट भी कर लिया है। अगले 20 साल तक ही हमें लगातार और नेचुरल गैस को प्रोवाइड करता रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को समझते हुए चलना होगा तो सारी चीजें क्लियर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एफटी हम लोग देख चुके हैं पहले कि एफटी होता क्या है। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था जब मैं मालदीव्स के बारे में बता रहा था कि मालदीव चाहता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ हमारा एफटी हो। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, इतना आपको करना है। इंडिया कतर एम टू डबल एनुअल ट्रेड इन 5 years फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूएस डॉलर्स 14 बिलियन, ठीक है। इंडिया और कतर का जो ट्रेड है 14 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है अभी, ठीक है। तो अभी जब वहाँ के अमीर जो है इंडिया में आए हुए थे और जब हमारी बायलैटरल मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने ये फैसला लिया, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आई है वहाँ पे हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग इस 14 बिलियन डॉलर्स को बढ़ा के 28 बिलियन डॉलर्स के आसपास ले जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसे बढ़ा के अब 28 बिलियन डॉलर्स तक ले जाया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर, ये हम लोगों ने टारगेट रखा है। साथ में जो वहाँ की जो कतर है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा हमारी प्राइवेट कंपनीज में भी, और टोटल 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास की इन्वेस्टमेंट होने वाली है कतर की तरफ से इंडिया के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट कतर की इंडिया की तरफ आएगी। हम लोगों ने और भी ट्रेड को, टैरिफ को कम करने की बात करी है। एफटीए को भी हम लोग बहुत जल्दी हो सकता है इस पे बात करेंगे, साइन करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोगों ने अपने जो नेवी ऑफिसर्स थे उनके बारे में भी मुद्दा उठाया, जिसमें आपको पता है कि 8 में से 7 नेवी ऑफिसर्स को कतर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पर्सनल हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया था, बट एक अभी भी वहां पे कतर में ही है जिनका नाम है पुर्णेंदु तिवारी। इनको भी हो सकता है छोड़ लिया जाए क्योंकि ये इशू उठाया गया था इंडिया की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट भी आई कतर के साथ, जिसमें हम लोगों ने फलस्तीन के बारे में बोला है कि हम लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन का क्या बोलते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं। मतलब वहां पे जहां पे अभी इसराइल है वहां पे इसराइल और फलस्तीन दोनों ही होने चाहिए अपनी अपनी जगह पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसराइल का ही वो पूरा एरिया है या सिर्फ फलस्तीन का ही पूरा एरिया है।
साथ में इंडिया ने कमेंट करने से मना कर दिया, कोई भी कमेंट अभी नहीं किया किस चीज को लेके, फलस्तीन को लेके जो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात करी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते थे? डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जहां पे अभी फिलिस्तीन है, जहां पे अभी गाजा के लोग थे, उन लोगों को सबको ही वहां से हटा दिया जाए और आसपास की कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे जैसे कि इजिप्ट और जॉर्डन में, ठीक है। इसका विरोध किया गया था जीसीसी कंट्रीज द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आप पूरी तरीके से एक तरीके से मैसेकर करने की कोशिश कर रहे हो और एथनिक क्लिनजिंग करने की कोशिश कर रहे हो। जो वहां पे अरब लोग हैं उनको वहां से आप भगाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ज्यादा गलत है। बट इंडिया ने इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया है, ठीक है। इंडिया इस पे क्या रखता है, इंडिया ने मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया। ऑब्वियसली हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यूएसए को ऐसे ही, जो डोनाल्ड ट्रंप उनका जो मन करे वो कर देते हैं। कहीं वो गुस्सा वुस्सा हो गए तो फिर हमारे ऊपर भी कुछ टैरिफ वैरिफ लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको बोलना अवॉइड किया, बट हम लोग डबल क्या बोलते हैं, हम लोग टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ये बात तो कह दी गई। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो इनकी मीटिंग थी काफी अच्छी थी, और भी कुछ चीजें जो निकल के आएगी इसके बारे में मैं आपसे कल डिस्कशन करूंगा। आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे अभी तक टेलीग्राम चैनल पे, उसे जरूर जाके आप सॉल्व करिए। इसी के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।